नमस्कार दोस्तों, आपका बहुत बहुत स्वागत है। हिंदी की दुनिया से मैं यश के उपस्थित हूँ फिर से एक नए वीडियो के साथ। तो आज की इस वीडियो में हम हिंदी के 20 महत्वपूर्ण प्रश्नों पर चर्चा करेंगे। यह हिंदी के महत्वपूर्ण प्रश्नों की सीरीज का पार्ट 7 है। तो चलिए शुरू करते हैं। प्रश्न है, कफन कहानी में घीसू और माधव कफन के पैसे का क्या करते हैं? विकल्प हैं, पूड़ियाँ खरीद कर खाते हैं, बोतल की शराब पीते हैं, इनमें से कोई काम नहीं करते हैं, उपयुक्त दोनों काम करते हैं। तो इस प्रश्न का सही उत्तर है कि दोनों काम करते हैं। चौथा विकल्प सही है। घीसू और माधव कफन के पैसे की पूड़ियाँ खरीद कर खाते हैं और बोतल की शराब पीते हैं। अब इस प्रश्न में एक प्रश्न और छुपा हुआ है कि घीसू और माधव किस कहानी के पात्र हैं। अगर परीक्षा में ऐसे पूछा जा रहा है तो उस प्रश्न का सही उत्तर होगा कफन कहानी के पात्र हैं। और अगर परीक्षा में पूछा जा रहा है कि कफन कहानी किसने लिखा है तो कफन कहानी मुंशी प्रेमचंद ने लिखा है। देखिए, कफन प्रेमचंद की अंतिम कहानी है जो हिंदी पत्रिका चांद के अप्रैल 1936 के अंक में प्रकाशित हुई थी। प्रेमचंद ने पहले इसे उर्दू में लिखा था और उर्दू पत्रिका के जामिया नाम की उर्दू पत्रिका में यह दिसंबर 1935 के अंक में छपी थी। और इसके साथ एक तथ्य और जुड़ा हुआ है कि यह हिंदी साहित्य जगत की एकमात्र ऐसी कहानी है जिसके प्रकाशन की स्वर्ण जयंती 1986 में वर्ष भर मनाई गई थी। 1936 में प्रकाशित हुई थी और 50 साल बाद 1986 में इसकी स्वर्ण जयंती वर्ष भर मनाई गई थी। सूरदास प्रेमचंद के किस उपन्यास का पात्र है? तो इस प्रश्न का सही उत्तर है सूरदास प्रेमचंद के रंगभूमि उपन्यास का पात्र है। इस उपन्यास का प्रकाशन कब हुआ? इस उपन्यास का प्रकाशन सन 1925 में हुआ। निराला का जन्म कहाँ हुआ था? तो इस प्रश्न का सही उत्तर है निराला का जन्म बंगाल में हुआ था। तीसरा विकल्प सही है। निराला का जन्म 21 फरवरी 1899 को पश्चिम बंगाल के मेदिनीपुर नामक जगह पर हुआ था। निराला छायावाद के 4 प्रमुख स्तंभों में से एक हैं। निराला का पूरा नाम क्या है? सूर्यकांत त्रिपाठी निराला। और छायावाद के जो 4 प्रमुख स्तंभ हैं, सबसे पहले हैं जयशंकर प्रसाद, दूसरे हैं सुमित्रानंद पंत, तीसरे हैं सूर्यकांत त्रिपाठी निराला और चौथे हैं महादेवी वर्मा। इन चारों लोगों को मिला करके छायावाद चतुष्टय बनता है। तो प्रश्न अगर पूछ रहा है कि छायावाद चतुष्टय में कौन लोग आते हैं तो सीधे सीधे इसका उत्तर हो जाएगा कि प्रसाद जी आते हैं, पंत जी आते हैं, निराला जी आते हैं और वर्मा जी आती हैं। जयशंकर प्रसाद, सुमित्रानंद पंत, सूर्यकांत त्रिपाठी निराला और महादेवी वर्मा। संक्षेप में इसको प्रसाद, पंत, निराला, वर्मा का छायावाद चतुष्टय कहा जाता है। ज्ञानपीठ पुरस्कार से सम्मानित कौन रचनाकार नहीं है? तो इस प्रश्न का सही उत्तर है हजारी प्रसाद द्विवेदी। हजारी प्रसाद द्विवेदी जी को ज्ञानपीठ पुरस्कार नहीं मिला था, जबकि सुमित्रानंदन पंत को 1968 का ज्ञानपीठ पुरस्कार उनके चिदम्बरा नामक काव्य संग्रह पर मिला था। रामधारी सिंह दिनकर को 1972 का ज्ञानपीठ पुरस्कार उनके उर्वशी नामक महाकाव्य पर मिला था और महादेवी वर्मा को 1982 का ज्ञानपीठ पुरस्कार उनके यामा काव्य संग्रह पे मिला था। तो देखिए, इस प्रश्न में कई सारे प्रश्न समाहित हैं कि सुमित्रानंद पंत को ज्ञानपीठ पुरस्कार कब मिला? तो 1968 में मिला। किस किताब पे मिला? तो चिदम्बरा पे मिला। चिदम्बरा किस काव्य विधा में है? चिदम्बरा काव्य संग्रह है। रामधारी सिंह दिनकर को किस सन में मिला ज्ञानपीठ पुरस्कार? तो इस प्रश्न का उत्तर हो जाएगा 1972 में मिला। और उनकी किस किताब में मिला? तो उर्वशी पे मिला। और उर्वशी की रचना विधा क्या है? तो उर्वशी एक महाकाव्य है। महादेवी वर्मा जी को किस सन में मिला? तो इस प्रश्न का उत्तर हो जाएगा 1982 में मिला। और उनके किस किताब पे मिला? तो यामा पे मिला। और यामा की रचना विधा क्या है? तो यामा की रचना विधा काव्य संग्रह है। अब हजारी प्रसाद द्विवेदी को ज्ञानपीठ पुरस्कार नहीं मिला था, तो इस प्रश्न का सही उत्तर दूसरा वाला है, हजारी प्रसाद द्विवेदी। अगला प्रश्न है, गोधूम का तद्भव है? तो गोधूम का तद्भव गेहूं होता है, तो पहला विकल्प सही है। तल्लीन शब्द में सही उपसर्ग का विच्छेद है? तो इस प्रश्न का चौथा विकल्प सही है। तत् धन लीन सही विच्छेद होता है, तल धन लीन नहीं होता है, तद धन लीन नहीं होता है, तत् धन लीन नहीं होता है। होता है क्या? तत् धन लीन। तो चौथा वाला विकल्प सही है। यदि ए, ओ, ऐ, औ के आगे कोई स्वर हो तो इनके स्थान पे क्रमशः अय, अव,
आय आव हो जाता है तो यह कौन सी संधि है, इसमें संधि बताना है। तो यह नियम अयाद स्वर संधि का है, तो इसका तीसरा विकल्प सही है। और अयाद स्वर संधि का सूत्र होता है एचो अयवायावह, और यह स्वर संधि का एक रूप है। परीक्षाओं में ऐसे ही पूछता है कि अयाद संधि किस संधि का रूप है, तो इसका सही उत्तर हो जाएगा स्वर संधि। हिंदी का पाणिनि किसको कहा जाता है, तो हिंदी का पाणिनि किशोरीदास वाजपेयी जी को कहा जाता है, तो इस प्रश्न का चौथा विकल्प सही है। इनकी एक प्रसिद्ध रचना है जिसका नाम है हिंदी शब्दानुशासन। परीक्षाओं में अक्सर पूछा जाता है कि हिंदी शब्दानुशासन के रचनाकार कौन है, तो इस प्रश्न का भी सही उत्तर यही होगा, किशोरीदास वाजपेयी। निम्नलिखित में से कौन सा शब्द हंस का पर्यायवाची है, तो हंस का पर्यायवाची बताना है इसमें। इस प्रश्न का सही उत्तर है मराल, तो यह तीसरा विकल्प सही है इसमें। देखिए, तुरंग मीन्स घोड़ा होता है, भुजंग मीन्स सांप होता है, और पंचबाण कामदेव को कहा जाता है, तो इस प्रश्न का तीसरा विकल्प सही है। अगला प्रश्न है, निम्नलिखित शब्दों में कौन देशज है, देशज बताना है, तो इस प्रश्न का सही उत्तर है फटाफट, तीसरा विकल्प सही है इसमें। देशज क्या होते हैं, देशज वे शब्द होते हैं जिनकी उत्पत्ति का मूल पता नहीं होता है और ये बोलचाल की भाषा में स्थानीय स्तर पे स्वतः उत्पन्न हो जाते हैं। देश में ही जन्म लेने की वजह से इनको देशज कहा जाता है, तो इस प्रश्न में तीसरा विकल्प जो है वह देशज है, तो तीसरा विकल्प सही हो गया। अगला प्रश्न है, निम्नलिखित शब्दों में कौन स्त्रीलिंग नहीं है, तो इस प्रश्न का सही उत्तर है कि घी स्त्रीलिंग नहीं है, तो चौथा विकल्प सही है। अगला प्रश्न है, निम्नलिखित में से किस एक का लिंग परिवर्तन हिंदी भाषा में प्रचलित नहीं है, इस प्रश्न का सही उत्तर है कि कोयल का हिंदी भाषा में लिंग परिवर्तन नहीं होता है। देखिए, चाचा का चाची हो जाता है, बहन का भाई हो जाता है, भैंसा का भैंस हो जाता है, लेकिन कोयल का कोई लिंग परिवर्तन नहीं होता है, तो इसलिए तीसरा विकल्प सही है। अगला प्रश्न है, टू डाल डाल में पात पात का अर्थ है, अर्थ बताना है। खतरा उतारना अर्थ होगा कि आगे आगे दौड़ना अर्थ होगा कि पेड़ पर चढ़कर खेलना अर्थ होगा कि चालाकी का जवाब चालाकी से देना होगा, तो इस प्रश्न का सही उत्तर है चालाकी का जवाब चालाकी से देना, तो इस प्रश्न का चौथा विकल्प सही है। अगला प्रश्न है, अकाल पीड़ित में समास बताना है, तो कर्मधारय होगा कि द्वंद्व होगा कि तत्पुरुष होगा कि बहुब्रीहि होगा, तो इस प्रश्न का सही उत्तर है अकाल पीड़ित में तत्पुरुष समास होगा। और क्यों होगा, देखिए, अकाल पीड़ित का समास विग्रह है अकाल से पीड़ित। अब यहाँ पे शेष शब्द का लोप हो जा रहा है, यानी कि तृतीय विभक्ति का लोप हो रहा है, तो यह कर्ण तत्पुरुष समास है। जिस समास में उत्तर पद की प्रधानता हो, किस पद की प्रधानता हो, उत्तर पद, उत्तर पद यानी कि बाद वाले पद की प्रधानता हो, और पूर्व पद में जो पहले वाला पद है उसमें द्वितीय से सप्तमी विभक्ति तक का लोप हो तो उसे तत्पुरुष समास कहते हैं, तो इसलिए इसमें तत्पुरुष समास है, तो इस प्रश्न का तीसरा वाला विकल्प सही है। अगला प्रश्न है, ई प्रत्यय किस शब्द में नहीं है, तेली में नहीं है कि चमेली में नहीं है कि माली में नहीं है कि अलबेली में नहीं है, तो इस प्रश्न का दूसरा विकल्प सही है, क्योंकि तेली में भी ई लगा है, माली में भी ई प्रत्यय लगा है और अलबेली में भी लगा है, जबकि चमेली में ई प्रत्यय नहीं लगा है, तो दूसरा वाला विकल्प इसका सही है। प्रत्यय क्या होते हैं, प्रत्यय वे शब्द हैं या शब्दांश हैं जो किसी शब्द के पीछे जुड़ करके कहाँ लगते हैं, पीछे लगते हैं। जो आगे लगते हैं उनको उपसर्ग कहा जाता है और जो पीछे लगते हैं उनको प्रत्यय कहा जाता है। तो जुड़ करके उसके अर्थ को बदल देते हैं, अर्थ ही बदल देते हैं, तो उनको प्रत्यय कहा जाता है। अगला प्रश्न है, आजान बाहु शब्द के लिए एक सही वाक्यांश क्या होगा, आजान बाहु शब्द निम्नलिखित में से किस वाक्यांश के लिए सही है, तो इस प्रश्न का तीसरा विकल्प सही है। आजान बाहु उसको कहते हैं जिसकी भुजाएं उसके घुटनों तक हों, उसकी जानू जो हो, जानू घुटने को कहते हैं, और बाहु बाह को कहते हैं, तो उसकी बाह उसके घुटने तक जाए उसको आजान बाहु कहते हैं। इस प्रश्न का सही उत्तर तीसरा विकल्प है। प्रश्न है, यण संधि का संबंध किस संधि विशेष से है, इसमें बताना है कि यण संधि व्यंजन संधि के अंतर्गत आता है कि विसर्ग संधि के अंतर्गत आता है कि स्वर संधि के अंतर्गत आता है कि दीर्घ संधि के अंतर्गत आता है, तो इस प्रश्न का सही उत्तर है तीसरा वाला विकल्प। यण संधि जो है वह स्वर संधि का एक भेद है। स्वर संधि के 5 प्रकार होते हैं, दीर्घ संधि, वृद्धि संधि, गुण संधि, यण संधि, अयाद संधि। अगला प्रश्न है,
जय पराजय में कौन सा समास है? समास बताना है। द्वंद्व समास है कि कर्मधारय समास है कि द्विगु समास है कि तत्पुरुष समास है? तो इस प्रश्न का पहला विकल्प सही है, जय पराजय में द्वंद्व समास है। द्वंद्व समास क्या होता है? जिस समास या समस्त पद में, समास का एक दूसरा नाम भी होता है समस्त पद, जिसमें दोनों पद प्रधान होते हैं, पूर्व पद और उत्तर पद दोनों पद प्रधान होते हैं, और उनके बीच में और, या, अथवा, एवं, तथा में से किसी एक का लोप होता है, तो वह द्वंद्व समास होता है। कौन सा समास होता है? द्वंद्व समास। और इसकी एक सबसे बड़ी पहचान क्या है कि दोनों पदों के बीच में, जो पूर्व पद हैं और उत्तर पद हैं, दोनों पदों के बीच में योजक चिन्ह का प्रयोग होता है। जैसे देखिए यहाँ पे योजक चिन्ह है, तो सीधे सीधे यह द्वंद्व समास हो गया, इसमें बहुत सोचने की जरूरत नहीं है। अगला प्रश्न है, भोजपुरी बोली की उत्पत्ति हुई है। भोजपुरी बोली किस अपभ्रंश से उत्पन्न हुई है? अर्धमागधी से हुई है कि मागधी से हुई है कि सौरसेनी से हुई है कि ब्राह्मण अपभ्रंश से हुई? इस प्रश्न का सही उत्तर है मागधी अपभ्रंश से हुई है, तो इस प्रश्न का दूसरा विकल्प सही है। देखिए, भोजपुरी बिहारी हिंदी की 3 बोलियों में से एक है। पहली क्या है? भोजपुरी है, दूसरी क्या है? मैथिली है, और तीसरी क्या है? मगही है। तो प्रश्न अगर पूछ रहा है कि बिहारी हिंदी में इन निम्नलिखित में से कौन सी बोली आती है और इन तीनों में से कोई एक विकल्प दिया हुआ है, तो उस प्रश्न पे आप उस विकल्प को मार करके सही करके 1 नंबर आप ले लेंगे। अगला प्रश्न है, जिसका जन्म पहले हुआ हो उसके लिए कोई उपयुक्त शब्द का विकल्प चुनिए। जिसका जन्म पहले हुआ है उसको क्या कहते हैं? अग्रज कहते हैं कि ज्येष्ठ कहते हैं कि वरिष्ठ कहते हैं कि श्रेष्ठ कहते हैं? तो इस प्रश्न का सही उत्तर है उसको अग्रज कहते हैं। पहला विकल्प सही है। अगला प्रश्न है आपके लिए, जीतने की इच्छा हेतु एक शब्द लिखिए। एक शब्द लिखिए जीतने की इच्छा के लिए। क्या एक शब्द होगा? जीतने की इच्छा हेतु एक शब्द क्या होगा? जिजीविषा होगा कि जिगीषा होगा कि विजयेच्छा होगा कि जयेच्छु होगा? इस प्रश्न का उत्तर आप लोग कमेंट बॉक्स में दीजिएगा। आशा करता हूँ कि ये वीडियो आप लोगों को पसंद आया होगा, और उम्मीद होगी कि आप लोगों की परीक्षा की तैयारी अच्छे से चली होगी, आप लोग अपनी परीक्षा में सफल होंगे। इसी शुभकामना के साथ अपना कीमती समय निकाल करके वीडियो को देखने के लिए धन्यवाद। आपका दिन शुभ हो। नमस्कार।